हमारा टॉपिक होगा विश्व की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहले हम बात करते हैं जनजातियां क्या होती हैं। जनजातियां यानी आदिम, निर्जन या दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर निवास करने वाले जनसंख्या का एक जो समूह होता है उस समूह को जनजाति के नाम से जाना जाता है। जनजाति है वो प्रमुख रूप से आखेट, संग्रहण और पशुपालन का कार्य है वो जनजातियों के माध्यम से किया जाता है। विश्व के संदर्भ में विभिन्न स्थानों पर है वो विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। जैसे कि हम बात करें तो ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर प्रमुख जो जनजाति है वो एस्किमो है, सेमांग है, याकूत है। भूमध्य सागरीय वहाँ पर पिग्मी जनजाति पाई जाती है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहाँ पर बुश्मेन जनजाति पाई जाती है। और उसी प्रकार से जो पर्वत और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर गोंड, बिहिल और संताल जो प्रकार की जनजातियाँ हैं वो जनजातियाँ पाई जाती हैं। विश्व का जो प्रमुख जनजातियां हैं इसके अंतर्गत हम बात करेंगे विश्व की और जो भारत है उस भारत की प्रमुख जनजातियां। सबसे पहली जो जनजाति आती है वो आती है एस्किमो जनजाति, फिर दूसरी आ जाएगी बुश्मेन, ये दो हो जाएंगी विश्व के संदर्भ में। और जो तीसरी जनजाति है वो आ जाती है भील और चौथी जनजाति आ जाएगी गोंड। ये जो चार जनजातियां हैं इन चार जनजातियों में दो जो जनजातियां हैं वो विश्व के संदर्भ में हैं और दो जनजातियां हैं वो भारत के संदर्भ में हैं। इनका हम अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्किमो। एस्किमो जनजाति, एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला, वो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। उसके बाद में एस्किमो जिस प्रजाति से संबंध रखती है उस प्रजाति का नाम हो जाएगा मंगोल प्रजाति। एस्किमो जनजाति का संबंध है वो मंगोल प्रजाति से पाया जाता है। एस्किमो जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो भाषा हो जाएगी एल्यूट भाषा। कौन सी भाषा हो जाएगी? एल्यूट भाषा है वो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो बोलते हैं। उसके बाद में इनका जो कद है वो मध्यम या मझला होता है। इसकी आंखें या इनकी आंखें वो तिरछी होती हैं। जो शरीर की जो हड्डियां हैं वो बाहर निकली हुई होते हैं। उसके साथ साथ इनके दांत हैं वो सफ़ेद और मजबूत होते हैं। सुडोल इनका शरीर होता है। ये जो संकट काल समय है उसमें अड्डिक है वो रहते हैं। उसके साथ साथ के अंतर्गत हैं वो इनका जो क्षेत्र है वो निर्जन और दुर्गम जो क्षेत्र है वहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। उसके बाद में एस्किमो निवास का क्षेत्र की अगर हम बात करें सबसे पहले आ जाता है एस्किमो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र। तो एस्किमो जनजाति है वो विगत 10,000 वर्षों से, कितने वर्षों से? 10,000 वर्षों से 10 लाख है वो इनकी वर्तमान समय में संख्या है। यानी एस्किमो की कुल संख्या वो कितनी है? 10 लाख हैं। और ये ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा प्रदेश जिसे कहा जाता है आर्कटिक प्रदेश में निवास करती है। कहाँ पर करती है? आर्कटिक प्रदेश या ध्रुवीय प्रदेश या टुंड्रा जो प्रदेश है वहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तरी साइबेरिया, कहाँ से? उत्तरी साइबेरिया, उसके बाद में कनाडा, अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के मध्य है वो एस्किमो जनजाति है वो निवास करती है। कहाँ से कहाँ तक करती है? आर्कटिक प्रदेश से लेकर के जिसमें आता है उत्तरी साइबेरिया से लेकर के कनाडा, अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य है वो वहाँ पर 10 लाख लोगों की संख्या है वो एस्किमो की पाई जाती है। ये इसका प्रमुख निवास क्षेत्र हो जाएगा। अब यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वर्ष भर है वो जो तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं। तो ये हो जाएगा इनका निवास क्षेत्र। उसके बाद में दूसरा जो भाग आता है वो दूसरा भाग आ जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप।
आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं तो आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहला आता है आखेट, उसके बाद में दूसरा जाएगा भोजन, तीसरा जाएगा वस्त्र, चौथा जाएगा उपकरण या औजार। इनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आखेट। जंगली जानवरों का जो शिकार है वो शिकार करना क्या कहलाता है? आखेट कहलाता है। एस्किमो जनजाति है वो दो प्रकार से आखेट करने का कार्य करती है। दो प्रकार के अंदर सबसे पहला जाता है शीतकालीन आखेट। कौन सा जाएगा? शीतकालीन आखेट। और दूसरा जो आखेट का प्रकार होता है वो होता है बसंतकालीन आखेट। कौन सा हो जाएगा? बसंतकालीन आखेट। ये दो प्रकार की आखेटें हैं वो एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें भी दो विधियां होती हैं। पहली हो जाती है माउपाक, पहली विधि हो जाएगी माउपाक और दूसरी हो जाएगी इतुरपाक। ये दो विधियां। और बसंतकालीन जो आखेट है उसमें एक विधि है, उसे कहा जाता है उत्तोक। क्या कहा जाता है? उत्तोक कहा जाता है। तो माउपाक की अगर बात करें तो जैसे ही सील जो मछली है वो श्वास लेने के लिए बर्फ का जो छिद्र है उस छिद्र से ऊपर आती है तो संकेत मिलते ही हार्पून के माध्यम से जो सील मछली उसका शिकार कर लिया जाता है। इस विधि को माउपाक कहते हैं। दूसरी विधि है इतुरपाक। तो दो छिद्र बनाए जाते हैं, दो छिद्रों में जिस छिद्र से मछली बाहर आती है दूसरे छिद्र की तरफ वो संकेत आता है। जैसे ही संकेत आता है तो संकेत के माध्यम से जो माउपाक होता है या जो हार्पून होता है उस हार्पून से सील मछली का शिकार कर लिया जाता है। इस दूसरी विधि को कहा जाता है इतुरपाक। तो ये तो दो हो जाएंगे शीतकालीन आखेट जिसमें माउपाक और इतुरपाक की दो विधि की जाती है। उसके बाद आता है बसंतकालीन आखेट। बसंतकालीन जो आखेट है उसमें विधि है वो उत्तोक है। इस समय यानी मार्च माह के अंतर्गत जो सील मछली है वो श्वास लेने या प्रकाश लेने के लिए जैसे ही वो बर्फ से बाहर आती है या जल से बाहर आती है उस समय उत्तोक यानी उस समय उस मछली का शिकार कर लिया जाता है। और शिकार करने की जो इस विधि है बसंतकालीन आखेट की उसे उत्तोक कहा जाता है। उसके बाद में हमारा अगला जो भाग है तो इसके अंतर्गत वहां पर प्रमुख रूप से जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है उन वनस्पति की अगर बात करें तो यहाँ पर काई पाई जाती है। उसके साथ साथ में लाइकेन है, ये वनस्पति पाई जाती है। उसके साथ साथ में सील, व्हेल, ये है वो प्रमुख मछलियां पाई जाती हैं। उसके साथ साथ एक पाया जाता है केरिबू, केरिबो जिसे कहा जाता है 12 सिंगा। ये भी है वो टुंड्रा प्रदेश या जो आर्कटिक प्रदेश है वहां पर पाए जाने वाला एक जीव हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं जो भोजन है उसके बारे में। भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन है वो स्थानीय स्तर पर है वो मछलियों का जो शिकार है वो शिकार के माध्यम से भोजन किया जाता है। कच्चा मांस है वो इनका प्रमुख भोजन हो जाएगा। उसके बाद में आता है इनके वस्त्र की अगर हम बात करें तो एस्किमो जनजाति के पुरुष और जो महिलाएं वो सामान्यतः एक ही प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र है वो होते हैं इनके तिमियाक। कौन सा जाएगा? एक तो हो जाएगा तिमियाक। उसके बाद तिमियाक, उस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला एक वस्त्र हो जाएगा अन्नोहाक। क्या हो जाएगा? अन्नोहाक। एक होता है कार्मिक या मुकलुक्स, कार्मिक या मुकलुक्स। अब वस्त्र की अगर बात करें तो एक बाहेदार वस्त्र होता है, उस बाहेदार वस्त्र को कहा जाता है तिमियाक। क्या कहा जाता है? तिमियाक। और इस तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसे कहा जाता है अन्नोहाक। फिर जो सील मछली है उस सील मछली के खाल से बने जो जूते हैं उन जूतों को क्या कहा जाता है? कार्मिक या मुकलुक्स कहा जाता है। ये हो जाएंगे इनके वस्त्र। उसके बाद में बात करते हैं उपकरण। सील मछलियों का जो शिकार या अन्य जो जानवर उनका शिकार एस्किमो जनजाति
किस प्रकार से करती हैं। तो उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो भाग आते हैं या जो परिभाषा है उसकी हम बात करें तो एक तो होता है इग्लू, एक होता है कर्मक, एक होता है कयाक, एक होता है सलेज। ठीक है, ये हो जाएंगे प्रमुख। अब इसके अंतर्गत देखें तो इग्लू बर्फ का जो मकान होता है, क्या होता है, बर्फ का मकान है, उसे क्या कहा जाता है, इग्लू कहा जाता है। कर्मक की अगर हम बात करें तो 5 से 6 मीटर भूमिगत, क्या होता है, 5 से 6 मीटर भूमिगत और 2 से 3 मीटर ऊपर बने बर्फ या बने सील मछली के खाल और लकड़ी से बने मकानों को क्या कहा जाता है, कर्मक कहा जाता है। कयाक, कयाक एक नाव होती है, क्या होती है, नाव होती है जिसके माध्यम से सील मछली का शिकार किया जाता है। उसके बाद में स्लेज, स्लेज की अगर हम बात करें तो कुत्ते और रेंडियर यानी ऐसा भाग पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं उन्हें स्लेज कहा जाता है। उसके अंतर्गत एक और आता है हारपून। हारपून की अगर हम बात करें तो इसकी भी जो लंबाई है वो 5 से 6 मीटर तक होती है और ये शिकार करने के लिए एक जो औजार है उस औजार को कहा जाता है हारपून, जिसके माध्यम से सील मछली का शिकार किया जाता है। तो ये हमारे हो जाएंगे उपकरण। उसके बाद में 3 नंबर का जो हमारा टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा समाज व संस्कृति। समाज और संस्कृति की अगर हम बात करें तो एस्किमो जनजाति है वो पितृसत्तात्मक परिवार में रहती हैं। इनका जो एक समूह है, जो कबीला है, वो 20 का जो समूह है उस समूह के अंतर्गत ये निवास करते हैं। उसके साथ साथ में ये जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं वो वर्तमान समय में धीरे धीरे कृषि, उसके साथ साथ पशुपालन और संग्रहण, आखेट का जो कार्य है वो आखेट का कार्य इन्होंने करना शुरू कर दिया गया है। फिर आता है वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन के अंतर्गत अगर देखें तो इनका रहना या खानपान और जो वेशभूषा है उसमें परिवर्तन आया है। परिवर्तन के साथ साथ देखें तो इन्होंने धीरे धीरे है जो आदिवासियों को जो जनजातियां थी उनको धीरे धीरे वो विकास करना इन्होंने शुरू कर दिया गया। वर्तमान समय में जो आधुनिक वातावरण है अर्थात जो प्रतिकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं उन भौगोलिक दशाओं के साथ सामंजस्य स्थापित है वो एस्किमो जनजाति के द्वारा किया गया है। उसके बाद में 5 नंबर का आता है आधुनिक संस्कृति से संपर्क। कौन सा जाएगा, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। 1960 से पहले एस्किमो जनजाति का संपर्क विश्व के साथ नहीं था, लेकिन 1960 के बाद में यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों के साथ है वो एस्किमो जनजाति का सहयोग या संपर्क स्थापित हो गए। उसके बाद में वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन देशों के द्वारा आर्थिक सहायता के माध्यम से इनका जो विकास की प्रक्रिया उसके अंतर्गत आमूलचूल है वो परिवर्तन किया गया है। ये हमारी हो जाएगी एस्किमो जनजाति, जो हमने विश्व के संदर्भ में हमारी जो पहली जनजाति है उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में दूसरी हमारी प्रमुख जो जनजाति आती है विश्व के संदर्भ में और वो आ जाएगी हमारी बुशमैन जनजाति। ठीक है, बुशमैन जनजाति की अगर हम बात करें तो बुशमैन जनजाति है वो भी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उन मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करती है। उसके साथ साथ में इनका जो रंग है, इनके लोगों का जो रंग है वो काला, उसके साथ साथ में छोटा या मध्यम प्रकार का पाया जाता है। इनके बाल हैं वो काले पाए जाते हैं, उनके साथ साथ दांत है वो सफ़ेद पाए जाते हैं। सुडोल है वो इनका शरीर पाया जाता है, किसका, बुशमैन जनजाति के लोग। उसके अंतर्गत निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है निवास क्षेत्र। तो बुशमैन जो जनजाति है उसका जो निवास क्षेत्र है वो हो जाएगा 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा जाएगा, 18 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे बेचवाना लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेचवाना लैंड के नाम से जाना जाता है।
और यह है 18 डिग्री से लेकर 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश से कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कहाँ पर करती हैं? कालाहारी मरुस्थल में एस्किमो जनजाति निवास करती हैं। इसके अंतर्गत है ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना में प्रमुख रूप से निवास करती है। कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में, और ये दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना जो देश है वहां पर सर्वाधिक मात्रा में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा भाग आ जाएगा, वो दूसरा प्रमुख है, वो आ जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप। कौन सा जाएगा? आर्थिक क्रियाकलाप आ जाएगा। इस आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले हमारा कौन सा जाएगा? आखेट आ जाएगा। तो आखेट है, ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इस जंगली जानवरों के शिकार के माध्यम से वो अपना जीवन यापन चलाते हैं। दूसरा जाता है भोजन। बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, ये खाते भी ज़्यादा हैं। उसके साथ साथ में ये एक बुशमैन एक भेड़ को आधी भेड़ तक से ज़्यादा है वो खा जाता है। इनके प्रमुख या जो प्रिय भोजक हैं वो होती हैं दीमक व चींटियाँ। कौन से होते हैं? दीमक और जो चींटियाँ हैं, उसके साथ साथ में इनके जो अंडे होते हैं वो इनके प्रिय भोजन होते हैं। किसके? बुशमैन जनजाति के। फिर आ जाता है वस्त्र। वस्त्र की अगर हम बात करें तो पुरुष और जो महिलाएं हैं वो समान वस्त्र पहनती हैं, इनके वस्त्र हैं वो बहुत कम होते हैं। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो एक एप्रन लगा हुआ होता है जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। उस स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है चोंगा। क्या कहा जाता है? चोंगा। ये हो जाएगा क्रॉस प्रकार का एक वस्त्र पहना जाता है जिसे स्थानीय भाषा में चोंगा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उपकरण की अगर हम बात करें तो उपकरण है तो उस उपकरण के अंतर्गत है जो भाला है, उस भाले के आगे जो नुकीला भाग है वहाँ पर है वो विष लगा दिया जाता है। उसके बाद में उस भाले को 60 मीटर तक है वो फेंक करके है वो शिकार करने का कार्य है, वो शिकार करने का कार्य बुशमैन जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है समाज व संस्कृति। बुशमैन जनजाति के जो समाज है उसमें भी पितृ संस्थात्मक परिवार पाया जाता है। उसी के साथ साथ में जो विवाह की पद्धति है वो विवाह की पद्धति भी पाई जाती है। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें समाज और संस्कृति के अंतर्गत है तो इसके अंतर्गत जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो जादू टोना में विश्वास रखते हैं। इनके साथ साथ में ये दो देवताओं को मानते हैं, एक तो पूर्वी देवता और दूसरा जगह पश्चिमी देवता। एक होता है ओझा। जो ओझा होता है वो इन्हें भूत प्रेतों से बचाने का कार्य है वो ओझा के द्वारा किया जाता है। तो ये समाज और संस्कृति जाएगी। उसके बाद में इसमें आधुनिक जो संस्कृति से संपर्क है, तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क है वो वर्तमान समय में बुशमैन जनजाति का वो नहीं हो पाया है। आदिम तरीके से हैं वो संग्रहण, उसके साथ साथ में पशुपालन और आखेट करने का कार्य है वो बुशमैन जनजाति के द्वारा वर्तमान समय में भी किया जा रहा है। तो ये हमारी दो प्रमुख जो जनजातियां वो दो प्रमुख जनजातियां हो गई। पहली जनजाति थी हमारी एस्किमो और उस दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी हो गई हमारी बुशमैन। उसके बाद में जो तीसरी प्रमुख जनजाति है उसकी हम बात करते हैं, तो वो तीसरी प्रमुख जनजाति हो जाएगी हमारी भील जनजाति है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो दो जनजाति थी इनका हमने अध्ययन किया विश्व के संदर्भ में, और अब हम बात करेंगे दो का जो अध्ययन है वो भारत के संदर्भ में। सबसे पहले हम बात करते हैं भील। भील का जो शाब्दिक अर्थ है वो बिल्लू से लिया गया है। एक शब्द है बिल्लू। बिल्लू का शाब्दिक अर्थ होता है तीरंदाज। क्या हो जाएगा? तीरंदाज, अर्थात ये तीर चलाने में माहिर होते हैं, इसलिए इनका जो शब्द है वो बिल्लू से तीरंदाज हुआ है। उसके बाद भील जनजाति के जो लोग हैं वो नाट्यगति होते हैं, मध्यम मजला इनका आकार होता है। इनका रंग है वो गहरा भूरा रंग प्रकार का पाया जाता है। उसके साथ साथ में इनकी नाक चपटी है वो पाई जाती है। आंखें बादाम की जो आकृति है उसके समान पाई जाती है। इसके बाद में जो भील जनजाति है उसकी हम बात करते हैं तो निवास क्षेत्र की।
निवास क्षेत्र, तो भील जनजाति का निवास क्षेत्र है वो 3 प्रमुख पर्वतमालाएं हो जाएंगी। इसमें आ जाएगी अरावली पर्वतमाला, दूसरी हो जाएगी विंध्याचल पर्वतमाला, और जो तीसरी है वो हो जाएगी सतपुड़ा पर्वतमाला। ये 3 पर्वतमाला है, इनके अंदर 4 जो राज्य हैं, उन 4 राज्यों में ये भील जनजातियां वो निवास करती हैं। इसमें आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों में भील जनजातियां निवास करती है। सर्वाधिक जो जमाव है वो राजस्थान के अंदर पाया जाता है, और राजस्थान की अगर हम चर्चा करें तो सर्वाधिक जो जमाव है वो आ जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये जो जिले हैं वहां पर सर्वाधिक मात्रा में वो भील जनजाति के लोग वो निवास करते हैं। उसके बाद में जो सबरी है, वो सबरी का जो संबंध है वो किससे होता है? सबरी का संबंध है वो भील जनजाति से होता है। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो वो आ जाएगा आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आ जाता है आखेट। कौन सा जाएगा? आखेट आ जाएगा। आखेट यानी जंगली जानवरों का शिकार करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। उसके साथ साथ में दूसरा जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा भोजन। भोजन की अगर हम बात करें तो इनका जो मुख्य भोजन है वो होता है मक्का। क्या होता है? मक्का होता है। उसके साथ साथ में अन्य भोजन की अगर हम बात करें तो ये कभी कभी वो चावल भी बनाते हैं, और जिसे स्थानीय जो क्षेत्र है उसमें कहा जाता है चोखा। क्या कहा जाता है? चोखा के नाम से जाना जाता है। ये त्योहारों पर है वो बनाया जाने वाला प्रमुख भोजन हो जाएगा। प्रिय या प्रमुख जो भोजन है वो क्या होता है? मक्का होता है। उसके साथ साथ में ये वर्तमान समय में भील जनजाति वो कृषि का कार्य भी करती है। कृषि का है वो स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि जिसे कहा जाता है। जूमिंग कृषि क्या होती है कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर 2 से 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरक क्षमता समाप्त होने के बाद में उस स्थान को परती छोड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार की प्रक्रिया आगे जाकर के वनों को जलाया जाता है, साफ करके इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। उसे स्थानांतरित कृषि या जूमिंग कृषि कहा जाता है। और जो राजस्थान में भील जनजाति करती है जो स्थानांतरित कृषि, उसको कहा जाता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है चिमाता और दूसरी जाएगी दजिया। जो पर्वतीय भाग है उस पर्वतीय भाग पर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है, और जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग में की जाने वाली कृषि को दजिया कृषि के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों है वो किसका एक भाग है? स्थानांतरित कृषि का भाग है। तो ये हो जाएंगे चिमाता और दजिया कृषि। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इनके वस्त्र। वस्त्र की अगर हम बात करें तो पुरुषों के जो प्रमुख वस्त्र हैं तो वो पुरुषों के प्रमुख वस्त्र के अंतर्गत आ जाएगा सापा, पैजामा। उसके साथ साथ में जो धोती है वो पुरुषों के प्रमुख वस्त्र। महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में है वो ओढ़ना, लुगड़ी है, ये प्रमुख है महिलाओं के वस्त्र हो जाएंगे जो भील जनजाति के द्वारा पहना जाता है। उपकरण की अगर हम बात करें तो शिकार करने के लिए जो उपकरण है वो पुराने औजार यंत्र आते हैं। उसके अंतर्गत अगर हम देखें फावड़ा है, दराती है, इनका भाला है, इनका प्रयोग है वो भील जनजाति करती है। उसके बाद में समाज व संस्कृति, तो भील जनजाति पितृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। भील जनजाति में बहुपत्नी प्रथा है वो प्रचलित है। इसके अंतर्गत बहुपत्नी प्रथा में चाहे व्यक्ति छोटा हो या वृद्ध हो, उसके पत्नी है वो आवश्यक होती है। उसके साथ साथ में इनमें गंधर्व विवाह, गोल गधेड़ो एक प्रथा जो प्रचलित है वो है गोल गधेड़ो प्रथा। इस गोल गधेड़ो प्रथा के अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी शूरवीरता दिखा करके महिलाओं को चुनने का अधिकार रखता है। किस जनजाति में? भील जनजाति के अंतर्गत। फिर हम बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। तो वर्तमान समय में जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश हैं उनका संपर्क, इन प्रकार की जनजातियों का संपर्क
वर्तमान समय में हो गया है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें आधुनिक संस्कृति से संपर्क के अंतर्गत, तो 1960 से लेकर के वर्तमान समय तक का है वो इनका संपर्क स्थापित है। स्थायी तौर पर यह कृषि का कार्य है वो करना इन्होंने शुरू कर दिया गया। इसी आधुनिक संस्कृति से संपर्क की अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का एक जिला डूंगरपुर, उसका एक स्थान है, उसका नाम है बेणेश्वर। बेणेश्वर नामक स्थान पर एक मेले का आयोजन होता है जिसे कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत 3 नदियों का संगम होता है, सोम, जाखम और जो माही है, इनका एक त्रिवेणी संगम होता है। वहां पर जनवरी फरवरी के अंतर्गत माघ पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन किया जाता है, उसे बेणेश्वर मेले का संज्ञा दी जाती है। जो माही नदी है उस माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भील जनजाति का है वो आधुनिक संस्कृति से जो संपर्क है वो संपर्क स्थापित हो गया है। उसके बाद में जो 4 नंबर का जो भाग है वो हमारा लास्ट जो टॉपिक है उसकी हम चर्चा करते हैं, तो वो हमारा जाएगा गोंड जनजाति। भील है वो भारत के संदर्भ में, और दूसरी जो प्रमुख वर्तमान में आएगी वो हमारी हो जाएगी गोंड जनजाति। और इस वर्ष के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो जनजाति है वो हमारी हो जाएगी गोंड। इससे पहले जो एस्किमो जनजाति है उसकी जो शब्दावली की हमने बात की, वो शब्दावली और शब्दावली के साथ साथ में गोंड जो जनजाति है वो इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम बात करते हैं गोंड जनजाति को। विश्व में सर्वाधिक या सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है वो गोंड जनजाति का है। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वहां पर निवास करने वाली जो जनजातीय समूह है उसे गोंड कहा जाता है। गोंड की उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई। कैसे हुई? खोंडा से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। क्या होता है? पहाड़ी होता है। शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई जिसका अर्थ है वो पहाड़ी होता है। ये गोंड है वो इन्हें या ये अपने आप को कोयटूर या कोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयटूर या कोल भी कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? गोंड जनजाति के लोगों को कोयटूर या कोल भी कहा जाता है। उसके बाद में इनका आकार या बनावट या संरचना की अगर हम बात करें तो इनका आकार है वो मध्यम प्रकार का होता है। उसके साथ साथ बाल हैं वो बाल घुंघराले होते हैं, काले बाल होते हैं। उसके साथ साथ में जबड़ा है या जो चेहरा वो सपाट होता है, जबड़ा अंदर की तरफ दसा हुआ होता है। उसके साथ साथ में इनके दांत हैं वो सफ़ेद और मजबूत होते हैं। यानी कि जितनी भी जो जनजातियां हैं उनके दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। इसी के माध्यम से वो शिकार करके आखेट का कार्य करते हैं। उसके बाद में आ जाता है गोंड जनजाति है उसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र की बात करें तो गोंड जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो पाया जाता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और जो असम राज्य हैं, यहाँ पर प्रमुख रूप से गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें तो बघेलखंड, बुंदेलखंड है, बस्तर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, असम का जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर गोंड जनजाति निवास करती है। और ये जो पठारी क्षेत्र है या इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो होती है 600 से लेकर के 900 मीटर। कितनी हो जाएगी? 600 से लेकर के 900 मीटर हो जाएगी। उसके साथ साथ में इनका प्रमुख रूप से वर्तमान समय का जो व्यवसाय है वो कृषि करने का कार्य करती हैं। कृषि के लिए अगर अब भौगोलिक दशाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है वो वर्ष के अंदर 2 से 3 फसलें भी ली जाती हैं। स्थानांतरित कृषि है वो स्थानांतरित कृषि प्रणाली को अपनाया जाता है। यहाँ पर तापमान है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। औसत वार्षिक वर्षा वो 120 से लेकर के 160 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है वो इन स्थानों पर होती है। अब इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा भाग आ जाएगा आर्थिक जो क्रियाकलाप है, उस आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में।
आर्थिक क्रियाकलाप में सबसे पहले हमारा आता है भोजन। तो इनके प्रमुख जो भोजन है वो होता है कोदू या कोटकी। कौन सा होता है? कोदू या कोटकी गोंड जनजाति का प्रमुख या प्रिय भोजन होता है। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवसरों पर है वो ये लापसी और चावल बनाने का भी कार्य करते हैं। स्थानांतरित कृषि की प्रणाली, प्रमुख भोजन कोदू या कोटकी, चावल और लापसी है वो भी अन्य तीज त्योहारों पर है वो बनाए जाते हैं, जैसे कि होली और जो दीपावली का जो त्यौहार होता है उन पर्वों पर है वो चावल और लापसी बनाते हैं गोंड जनजाति के लोग। उसके बाद में दूसरा हमारा आ जाता है आखेट। वर्तमान समय में भारत सरकार ने आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इसके बाद में तीसरा भाग आ जाता है वस्त्र। वस्त्र की अगर हम बात करें तो पुरुषों के जो वस्त्र हैं वो हो जाएंगे धोती है, उसके बाद में पायजामा है, सापा कमीज है। महिलाएं हैं तो महिलाओं की लुगड़ी है, उसके साथ साथ में जो घाघरा है ये महिलाओं के प्रमुख वस्त्र हो जाएंगे तो गोंड जनजाति। उसके साथ साथ गोंड जनजाति की जो महिलाएं हैं वो अपने शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। क्या करवाती हैं? गोदना गुदवाने का कार्य है वो गोंड जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाते हैं। उसके बाद में जो चौथा भाग आ जाएगा वो हो जाएगा उपकरण या औजार। कौन सा जाएगा? उपकरण या औजार। उपकरण या औजार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से दराती, फावड़ा है, ये पुराने जो यंत्र हैं उनका प्रयोग है वो किया जाता है। फिर आ जाता है आधुनिक संस्कृति या जो समाज व संस्कृति है उसे समाज और संस्कृति के बारे में। समाज और संस्कृति की बात करें तो पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। जब परिवार के मुखिया की जब मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के बाद में इनका जो उत्तरदायित्व है वो इसके सबसे जो बड़ा बेटा था उसमें रहता है। जो पिता की संपत्ति है वो सभी जो बच्चे होते हैं या बेटे होते हैं उनमें बराबर बराबर बांट दी जाती है। इसी परिवार और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से जो गांव है या जो पुरोहित है या पुजारी, क्या हो जाएगा? पुजारी या जो पुरोहित है उसका जो मुखिया है उसका मुखिया सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलोते कहलाता है। किसका? पुजारी या पुरोहित का मुखिया सहलोत कहलाता है। उसके बाद में जादू टोने में विश्वास रखते हैं। ओझा इन्हें जादू टोनों से बचाने का कार्य करता है। ये भगवान शंभू का वो अपना इष्ट देव के रूप में वर्तमान समय में पूजते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे इनकी संस्कृति उसकी संस्कृति में काफ़ी मात्रा में है वो परिवर्तन आया है। आधुनिक संस्कृति संपर्क की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के द्वारा इनमें विशेष आर्थिक सुविधाएं हैं वो आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनके माध्यम से ये जनजातीय जो भाग है वो धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप की जो अन्य लोग हैं अन्य जो जातियाँ उनके अंतर्गत सम्मिलित की जा रही हैं। अब यही जो भाग है गोंड जनजाति का तो ये वर्तमान में शिक्षित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत आना शुरू हो गए हैं। इसकी हमने बात की एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। अब इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अगर चर्चा करें तो बुशमैन जो चर्चा आती है वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसका एटोसा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये हमारा जाएगा विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस विश्व की प्रमुख जनजातियों में हमने बात की एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। और हमने पहले भी बात की कि इसका सर्वाधिक जो इम्पोर्टेंट है वो होगा एस्किमो है। एस्किमो के अंतर्गत जितनी भी जो शब्दावली है चाहे वो माउपाक हो, इतरुपाक हो, कयाक, उतोक, हारपून, सलेज, ये सभी हो जाएंगे। उसके साथ साथ में जो गोंड जनजाति है वो गोंड जनजाति इस वर्ष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जाएगा विश्व की प्रमुख जनजाति जिसमें हमने एस्किमो, बुशमैन विश्व के संदर्भ में और भील, गोंड भारत के संदर्भ में चर्चा की।